वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। जीत हमारे साथ। मैं परवेज खान आज आपको पढ़ाने आया हूँ हिंदी वर्णमाला का फोर्थ भाग यानी कि पार्ट नंबर 4 आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा मोटो क्या है और यहाँ पे आपको हमारे साथ जुड़ने पे क्या क्या मिलने वाला है तो उसके बारे में जानकारी देंगे। देखिए आपकी जीत हमारे साथ। अगर आपको जीतना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा। तो आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, ठीक है, वहां से आपको एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको डाउनलोड करने के बाद इसको लॉगिन करना है, क्योंकि अपनी आप इसमें लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। चलिए उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है वो जान लेते हैं। 1 प्लेटफॉर्म 4, ठीक है, एनी एग्जाम प्रिपरेशन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। देखिए वन स्टॉप सॉल्यूशन एक ऐसा स्थान है जो जहां से आपकी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। और साथ ही आपको क्या मिलने वाला है, फ्री डिजिटल लाइब्रेरी, 1000 प्लस नोट्स बुक ऑनलाइन पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ से भी इससे तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम, ठीक है, अलर्ट एरिया दिया गया है, जॉब एंट्रेंस एग्जाम डेली अपडेट। आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम आने वाला है तो उसकी आपको डेली अपडेट यहाँ पे दी जाएगी। चलिए और आगे देख लेते हैं यहाँ पे और पॉइंट यहाँ पे क्या दिए हैं। देखिए जीत की तरफ पहला कदम। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा। तो पहले कदम उठाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ जुड़ना है, ठीक है। एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ पे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्री वीडियो क्लासेस भी कोर्स है। यहाँ पे कितने हैं, 50,000 से ज्यादा घंटे वीडियो कंटेंट यहाँ पर है। तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। योर ऑल सब्जेक्ट, आप यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। आगे यहाँ पे लाइब्रेरी माय कंटेंट, तो आपको यहाँ पे कंटेंट क्या क्या मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज है यहाँ पे, इंडिया जीके है, जनरल एप्टीट्यूड है और बिजनेस स्टडी। आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे करंट अफेयर्स है और फास्ट डाउट सॉल्विंग। अगर आपका कोई डाउट है तो उसका जल्दी से आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और आज का आपका टॉपिक है हिंदी वर्णमाला में, ठीक है, पार्ट नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, देखिए मुख, यहाँ पे जो व्यंजनों के उच्चारण है मुख्यतः 5 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से हैं, वर्णों के 5 उच्चारण स्थानों की तालिका है। देखिए ये तो है स्थान, मुख का स्थान जिससे हम बोलते हैं, और कौन कौन से भाग किस माध्यम से हम इन्हें बोलते हैं, तो यहाँ पे है। और यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं, कौन कौन से वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मुख का भाग है कंठ, ठीक है। तो कंठ कौन सा होता है, ये वाला भाग होता है। तो इसमें उच्चारण माध्यम क्या होगा, जीभ का निचला भाग। और इसमें वर्ण आएंगे कै, खे, गे, घे, णे। देखिए ये होता है कै वर्ग। और इसमें कितने वर्ण होते हैं, 5 होते हैं। और साथ में है, विसर्ग है, ए और आ, ये दोनों स्वर होते हैं। उसके बाद है तालु। देखिए तालु मुख के किस भाग से बोले जाते हैं, तो तालु होता है जो जीभ से ऊपर वाला ये भाग होता है, इसे कहा जाता है तालु। तो ये आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, तालु है, इसे कहा जाता है कंठ भाग। तो तालु में कौन से, जीभ, तालु और जीभ की माध्यम से हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो इसमें आएगा चय वर्ग। तो चय वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, चय, छ, जय, झ और अइया। देखिए यहाँ पे क्या है, य और से और दोनों स्वर यानी कि ई होती हैं। उसके बाद है मूर्धा। देखिए मूर्धा कौन सा होता है, जो आपके ऊपर वाले दांत होते हैं, इनकी जड़ें होती हैं, ठीक है, इसे कहा जाता है मूर्धा। तो ये आप याद रखेंगे, मूर्धा और जीभ के माध्यम से ये बोले जाते हैं। इसमें आता है टै वर्ग, टैट है, डैड है और रै। उससे आएगा रीस में रहेगा और दोनों उत्तक्षित वर्ण होते हैं। तो आप इनको याद रख लेंगे। उसके बाद नंबर 4 है दंत। देखिए दंत के सहायता से, तो यानी कि दांतों की सहायता से बोले जाते हैं।
दांत और जीभ, ये माध्यम है उच्चारण। तो इसमें कौन सा आएंगे, तय वर्ग आता है, और लय और सै इसी में आते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ कौन सा होता है, ये जो दोनों होठ होते हैं इनकी सहायता से बोला जाता है, होठों की सहायता से। और दंत यहाँ पे है तो यहाँ पे होगा दंत। तो ये पांचों मुख्य भाग हो चुके हैं जिनसे हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो दोनों होठों की सहायता से बोले जाते हैं, पे, फे, बे, भे, मैं, उ और उ। तो दोनों उ हो जाएंगे और यहाँ पे पै वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ चुका है। तो ये मुख्य भाग हो जाएंगे। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अन्य भाग यहाँ पे दिए गए हैं जो अलग अलग स्थान है। देखिए कंठ और तालु, तो इसमें क्या होता है, एक तो कंठ से बोले जाएंगे और उसमें साथ में तालु से, इन्हें कहा जाता है कंठ तालव्य, ठीक है, कंठ तालव्य कहा जाता है। जैसे इनका उच्चारण माध्यम क्या है, कंठ है, तालु है और जीभ है। तो कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, एक छोटा ए होगा और एक बड़ा ए। ये बनते कैसे हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है, एक तो ए होता है और आ होता है, ठीक है, और इनमें जो जुड़ता है ई जुड़ता है। देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंठ और तालु बनना है, तो कंठ से बोले जाने वाले ए और आ स्वर है, और तालु से बोले जाने वाले छोटी ई और बड़ी ई होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे ए का निर्माण होता है। किसका, ए का निर्माण होता है, और उसमें बड़ा ए बनाने के लिए इसमें ए के साथ ए को जोड़ देते हैं जिसका बड़ा रूप बन जाता है। इन्हें कहा जाता है कंठ और तालव्य, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कंठोष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ की सहायता से, देखिए कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाएंगे। इसमें दो वर्ण मिले होते हैं, कौन कौन से, देखिए यहाँ पे ए के साथ उ मिला होता है, उ, इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनता है, ओ बनता है, ठीक है। और उससे पहले हम ए के साथ ओ को जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर बड़ा ओ बनता है, बड़ा ओ का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। तो ये आपको, आप सभी को समझ में आ चुका है कैसे कैसे बने हैं और क्यों इन्हें कंठोष्ठ कहा है, ठीक है। कंठ और ओष्ठ वाले को एक साथ जोड़ देते हैं, विकार जो होके आया ओ बनता है, और ए के साथ ओ को जोड़ देंगे तो बड़ा ओ बनता है। उसके बाद नंबर 3 यहाँ पे दंतोष्ठ। देखिए दांत और होठों की सहायता से दंत ओष्ठ, ठीक है, दंत प्लस ओष्ठ यहाँ पे मिलेंगे, इसे कहा जाता है दंत ओष्ठ। दांत और ओष्ठों से, देखिए तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दांत ओष्ठ और जीभ की सहायता से बोले जाते हैं, और यहाँ पे होता है वह, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो ये नोट पॉइंट में मैं आपको लिखकर बता रहा हूं, ठीक है। अगर ये नहीं आता तो इसके स्थान पर अगर फे होगा तो आप फे को आंसर करेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ, अगर ये दोनों है तो आप ओ को ही आंसर करेंगे, ठीक। नंबर 4 पे यहाँ पे पंचमाक्षर। देखिए पंचमाक्षर क्यों कहा गया, 5 अक्षर जिनको कहा जाता है, 5 अक्षर, ठीक है, इन्हें कहा जाता है 5 अक्षर। तो ये आप याद रखेंगे 5 अक्षर, और इनका दूसरा नाम है अनुस्वार, क्योंकि इनका जो अपने ही वर्ग में आ जाएगा तो ये अनुस्वार में बदल जाता है। अनुनासिक जिसकी पहचान होती है चंद्र बिंदु, नासिका से और मुख की सहायता से इनका उच्चारण होता है। कौन कौन से यहाँ पे, ये पांचों के पांचों, यानी कि जो स्पर्श व्यंजन है, जो वर्गीय व्यंजन है, उसके बाद वाले जो 5 हैं, ठीक है, 5वें नंबर पे, तो हर एक वर्ग का ये 5वां वर्ण होता है, इन्हें इसलिए पंचमाक्षर भी कहा गया है। और इनके बारे में एक नोट पॉइंट है, देखिए अगर ये किसी भी शब्द के प्रारंभ में आते हैं, प्रारंभ में कोई भी शब्द होगा तो इनसे निर्माण नहीं होगा, ना इनसे शुरू होगा। देखिए ये यहाँ पे पांचों के पांचों, तो किसी भी शब्द में शुरू में नहीं आते, वर्ण से कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है, ठीक है, कोई भी वर्ण आरंभ नहीं होता है, इसलिए शब्दकोश में इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो इनका क्या स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। सभी को समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब हिंदी में रह के, देखिए हिंदी में रह के 3 मानक रूप होते हैं जो मान्यता मिली है, हिंदी में रह के 3 रूप मान्य है। कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है प्यारा भारत, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रे, ठीक है, एक रे होता है जो तिरछी लाइन होती है इस तरह से, और एक होता है इस तरह से। देखिए इनमें अंतर क्या है, तो कैसे पहचान चलेगा। देखिए अब हम इनके क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तो इससे हमें पहचान हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे भा लिखा है,
क्या रे लिखा है और यहाँ पे तय लिखा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्रम। क्रम में क्या करेंगे, यहाँ पे क्रम लिखा, तो इसमें आधा क्या है तो देखना है आपको। अगर जहां पर भी आपको तिरछी लाइन दिख जाती है तो उसका अर्थ होता है कि क आधा होता है और र यहाँ पे पूर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कर्म, देखिए कर्म को कैसे पहचानेंगे, तो कर्म यहाँ पे लिखा है। अब इसको क्या करना है, इसमें क तो पूर्ण होता है प्लस रे जो सर के ऊपर होता है शिरोरेखा पर वो स्वर रहित होता है प्लस यहाँ पे बनेगा मैं। देखिए इसमें अंतर है, यहाँ पे क आधा है और यहाँ पर रे आधा है। अगर क आधा है या कोई भी वर्ण आधा आ जाए और उसके बाद अगर कोई भी वर्ण आधा और उसके बाद रे आ रहा हो तो रे इसको पूर्ण करने के लिए यहाँ पे तिरछी लाइन के रूप में चला जाता है। अगर रे आधा है बाद में कोई वर्ण आ रहा है तो बाद वाले जो वर्ण होता है उसके सर पर चला जाता है, शिरोरेखा के ऊपर चला जाता है। जैसे नोट पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे, जिस रे को वर्ण के ऊपर लगाया जाता है वह स्वर रहित रे होता है, बाकी सभी रूप पूर्ण होते हैं। देखिए अब जैसे बहुत इसमें उदाहरण है, आप इसमें देखेंगे ट्रक है, ठीक है, गर्म है, गर्म क्या होता है, गर्म होता है। तो इसमें पता चलेगा कौन सा स्वर सहित है और कौन सा स्वर रहित है। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे ट्रक यहाँ पे लिखा है, ड्रम लिखा है ड्रम, या ड्रिल लिखा है ड्रिल, प्रकार, ठीक है, क्या प्रकार लिखा है, फिर यह लिखा है। इनमें कैसे पता चलेगा कि इसमें आधा क्या है, आधा इसमें क्या है, तो उससे कैसे पता चलेगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है बस इसमें कि अगर रे एक तिरछी लाइन के रूप में प्रयोग हो रहा है तो वह पूर्ण होता है। कैसा होता है, पूर्ण होता है, यानी कि स्वर सहित होता है। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रिय लिखा है तो यहाँ पर भी रे पूर्ण होगा। अगर यहाँ पे हमने ऐसा लिख दिया गर्म, ठीक है, तो यहाँ पे गर्म लिख दिया या बर्तन लिख दिया बर्तन, इससे पहचान क्या होगा, जो सर के ऊपर आ रहा है ये स्वर रहित होता है, यानी कि आधा रे होता है। इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे टे लिखा जाएगा और टे के नीचे हलंत और रे यहाँ पे पूर्ण होता है प्लस कै, इसको बोला जाएगा ट्रक। क्या बोला जाता है, ट्रक बोला जाता है, क्योंकि सहज टे जो है स्वर रहित स्वर रहित होता है, यानी कि आधा होता है। उसी प्रकार से अगर हम प्रिया को बनाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आधा बनेगा, पे, उसके बाद यहाँ पे रे है और रे पे कौन सी मात्रा है, देखिए यहाँ पर रे है और रे पे मात्रा होती है छोटी ई की और यहाँ पे बन जाएगा ये। तो यानी कि क्या आधा है इसमें, इसमें पे आधा है और रे इसमें पूर्ण होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे रे जो आप सर पे देख रहे हैं ये आधा होता है। तो नोट पॉइंट में आप एक और बात याद रख सकते हैं, जो रे शिरोरेखा के ऊपर हो, शिरोरेखा, जो रे शिरोरेखा के ऊपर हो उसे स्वर रहित कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे, के ऊपर हो उसे कहा जाता है स्वर रहित। ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे इसे लिखा जाएगा ऊपर, ठीक है, उसे कहा जाता है स्वर रहित होता है। तो उसका उदाहरण आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, आधा रहे तो कहाँ चला गया, सर के ऊपर चला गया। तो सभी को समझ में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रे के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है कि किस रे में कौन सा रे ऐसा है जो स्वर रहित है। अब पढ़ेंगे वर्णमाला। देखिए वर्णमाला सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या होती है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। इनका अपने क्रम होता है। अब अगर क्रम वाइज लिखे हैं तो उसे ही वर्णमाला कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। ये आपको याद रखना है। अगर जब आपसे पूछा जाए कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे स्वर, देखिए स्वर की संख्या अगर कुल की बात की जाए तो 11 होती है। ए आ ई, दोनों ई रहेंगे, दोनों उ रहेंगे, और री होता है यहाँ पे दोनों ए और दोनों ओ। संख्या इनकी 11 हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आयोग, वहां देखिए इनका नामकरण किसने किया था, नाम किसने दिया था इन्हें, किशोरी दास वाजपेयी ने। किशोरी दास वाजपेयी,
ये आपको ये नाम भी याद रखना है, इनका नामकरण किसने किया था, किसने इन्हें आयोग वाहक कहा था, वाजपेयी। तो ये आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। और इनकी संख्या होती है 2, ठीक है। उसके बाद है स्पर्श व्यंजन, इनका दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन और उदित व्यंजन। ये कहां से कैसे लेकर मैं तक होते हैं। अगर वर्ग की बात की जाए तो क वर्ग से प वर्ग तक होते हैं, क वर्ग से प वर्ग तक होते हैं। इनकी संख्या होती है 25। देखिए आप गिन भी सकते हैं, यहाँ पे क वर्ग में 5 है, च वर्ग में 5 है, ट वर्ग में 5 है और त वर्ग में 5 है, प वर्ग में 5 है। तो 5 5 यानी कि 5 ग्रुप हो चुके हैं। तो कितने हो जाएंगे 25। तो यहाँ पे 11 और 2 13 और 25 कितने होते हैं 38 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे तो ये समझ में आ चुका है कैसे यहाँ पे 38 हो चुके हैं। आगे देखेंगे अगले पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे जो नाम लिखा है, क्या लिखा है, अंतस्थ। और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, एयर 11, ठीक है। और संख्या होती है इनकी 4। उसके बाद है उष्म व्यंजन, संख्या कितनी है इनकी 4 होती है। संयुक्त व्यंजन संख्या होती है इनकी 4। उत्क्षिप्त व्यंजन, इनके अन्य नाम भी है, मैंने पिछली क्लास में आपको करा दिए हैं। तो यहाँ पे होते हैं 2। देखिए वहां पे 38 हो चुके थे, 38 2 40 और 12 कितने होते हैं 52 होते हैं। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो चुकी है 52। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। उस व्यंजन कौन कौन से, स, ठीक है, स और यहाँ पे स और एक है। अब इनसे पूछ लिया जाता है कि ये मुख के किस भाग से उच्चारित किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसको याद रखेंगे, ये होता है कंठ भाग। क्या होता है, कंठ भाग होता है। और ये होता है तालु वाला भाग, तालु भाग, ठीक है। इसे कहा जाता है मूर्धा। ये आपको याद रखना है, इसे मूर्धा कहा जाता है, मूर्धा से उच्चारित होते हैं। और यहाँ पे होता है दंत भाग। तो यहाँ पे इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो सभी के समझ में आ गया है प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। यहाँ पे दिया गया है, देखिए अन्य। अभी तक तो आपने अभ्यंतर के आधार पे पढ़े थे। तो यहाँ पे नंबर 2 है बाह्य पर्यटन के आधार पर। जो बाह्य होते हैं बाहर वाले, तो बाह्य पर्यटन के 2 भेद होते हैं, ठीक है। नंबर 1 है प्राणवायु या कहा जाए उच्चारण पर्यटन के आधार पर। और दूसरा होता है स्वर घोषतव, ठीक है, तंत्री के कंपन के आधार पर, के यहाँ पे लिखा है के आधार पर, ठीक है। अब नंबर 1 की बात करते हैं प्राणवायु। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है, देखिए नंबर 1 प्राणवायु, प्राण माने वायु होता है, या उच्चारण पर्यटन के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नंबर 1 है अल्प प्राण और नंबर 2 है महाप्राण। देखिए अल्प प्राण किसे कहते हैं, अल्प माने होता है कम, क्या होता है कम होता है। प्राण माने वायु, जिसके उच्चारण में वायु कम खर्च हो, उसे कहा जाता है अल्प प्राण। महाप्राण, महा माने अधिक और प्राण माने वायु, जिसके उच्चारण में अधिक वायु खर्च होती है, उसे महाप्राण कहते हैं। तो यहां तक सभी के समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते अगले पॉइंट पर। अब देखिए इनके रूप कैसे कैसे, कौन कौन से अल्प प्राण में आते हैं, कौन कौन से महाप्राण में। तो नंबर 1 अल्प प्राण है। अल्प प्राण का मतलब होता है, अर्थ होता है कम वायु। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले, उसे अल्प प्राण कहते हैं। देखिए जब हम सांस लेते हैं और इनका उच्चारण करेंगे तो उसमें जो श्वास वायु होती है कम मात्रा में खर्च हो, उसे कहा जाता है अल्प प्राण, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ग यानी कि कै वर्ग, कौन से होते हैं वर्ग, कै वर्ग होता है, ठीक है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है। तो ये वर्ग होते हैं, तय वर्ग होता है और यहाँ पे पै वर्ग। इसका मतलब क्या है, वर्ग का यानी कि अपने एक वर्ग में जो 5 वर्ण होते हैं, च वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, ट वर्ग में 5, इसी प्रकार से अपने वर्ग में। अब उनका प्रत्येक वर्ग का यानी कि हर एक वर्ग का पहला वर्ण होना चाहिए। पहला यानी कि कै खुद हो चुका है। उसके बाद कहा है तीसरा वर्ण, तो तीसरा वर्ण कौन सा होता है, ग होता है। और 5वां वर्ण, देखिए इन्हें पंचमाक्षर कहा गया है, इन्हें पंचमाक्षर भी कहा गया है। तो पहला वर्ग, पहला वर्ण हो चुका है, तीसरा और 5वां, प्लस और कौन सा आएंगे अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4 होती है, वे सभी के सभी अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए इसमें हकार ध्वनियां नहीं होती। हकार कौन सी होती है, जिसे उसमें व्यंजन होता है, उस व्यंजन में है ध्वनि जो होती है वो इसमें
नहीं होती, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें सभी के सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो क्लियर है, समझ में आ चुका है अल्पप्राण। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो यहाँ पे अब बनता है नंबर 2, इसे क्या कहा जाता है, महाप्राण। देखिए, उच्चारण करते समय जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु में अधिक मात्रा में वायु निकलती हो उसे महाप्राण कहते हैं। चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। तो ये आपकी समझ में आ चुका है। देखिए इसमें कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ग, कौन से, कैवर्ग, कैवर्ग का दूसरा वर्ण। तो दूसरा वर्ण क्या होता है, ख होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा है चौथा वर्ण, चौथा यानी कि हर एक वर्ग का चौथा वर्ण। तो यहाँ पे आ चुके हैं प्लस उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, कौन कौन से, स और है। इसमें देखिए है यहाँ पर है, इसे ही हकार ध्वनि कहा है, पढ़ लेंगे। इसमें पॉइंट है, इसमें हकार ध्वनियां विशेष रूप से रहती हैं। तो ये आपकी समझ में आ चुका है। तो ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। महाप्राण में हकार ध्वनि होती है। अब जैसे हकार क्यों कहा है, देखिए जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा वायु खर्च होगी। कैसी होगी, उष्म व्यंजन, उष्म माने होता है गर्म, क्या होता है, गर्म वायु मुख से बाहर निकलेगी अधिक मात्रा में, इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन भी कहा गया है। चलिए अगला पॉइंट। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। चलिए अगले पॉइंट पर, यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे है स्वर घोष तंत्री के कंपन के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। इस बार आपको कंपन के आधार पे बताना है, ठीक है। नंबर 1 है अघोष। देखिए अघोष किसे कहा जाता है, ए माने होता है, सबसे पहले तो इसका अर्थ याद रखेंगे, ए का अर्थ होता है कमी, ठीक है, या अभाव कहते हैं इसको, अभाव। ये आपको याद रखना है, क्या कहा जाएगा, नहीं, या कहा जाएगा न या नहीं, ये आपको याद रखना है। यानी कि इनकी कमी होगी, किसकी, अब ए की कमी होगी, अभाव होगा इसमें। अघोष का अर्थ होता है कंपन, क्या होता है, कंपन होना। तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन न हो, झंकृत न हो, वाइब्रेशन ना हो, उसे कहा जाता है अघोष व्यंजन, ठीक है। दूसरा यहाँ पे घोष या सघोष। देखिए इसमें स लिखा है, तो स का अर्थ क्या होता है, स का अर्थ होता है समेत, क्या होता है, समेत होता है, समेत, या कहा जाए सहित, ये आप याद रखेंगे, सहित, या एक और नाम है इसका साथ। आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 है अघोष व्यंजन, ठीक है। अघोष कौन से होते हैं, अघोष का अर्थ होता है कंपन रहित, जिसमें कंपन न हो। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन यानी कि झंकृत नहीं होता है उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, क्या कहा जाता है, अघोष व्यंजन इनको कहा जाता है। कौन कौन से इसमें व्यंजन होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, ठीक है, ये आपको याद रखना है, दूसरा वर्ण और से। देखिए इसमें हकार ध्वनि नहीं आती, ठीक है। अघोष वर्ण होते हैं, वहां पे अल्पविराम में नहीं है और यहाँ पे अघोष में नहीं है। आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। तो इसमें हकार ध्वनि नहीं है। चलिए तो सभी को समझ में आ चुका है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे पहले अभी बताया था अघोष के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ग आ चुका है और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है, पहला और दूसरा वर्ण होता है। तो पहले वर्ण हो चुके हैं यहाँ पे कचट तप, और उसके बाद दूसरा वर्ण हो चुका है यहाँ पे। तो ये आपको इसे अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस में क्या होते हैं, उष्म व्यंजन होते हैं एक है को छोड़कर, यानी कि इसमें कौन सी हकार ध्वनि नहीं होती, इसे कहा जाता है अघोष। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है। चलिए आगे ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट दिया गया है सघोष। स का अर्थ होता है सहित, साथ या समेत। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। देखिए कंपन रहित इसको कहा जाता है, क्या, कंपन रहित। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष घोष व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, वाइब्रेशन हो या झंकृत हो, उसे सघोष कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि नोट पॉइंट है यहाँ पे, सभी स्वर सघोष घोष होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन है, कौन कौन से? है और है वर्ण देखिए इसमें शामिल है। सघोष या घोष होते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसमें हकार ध्वनि भी होती है। देखिए कौन कौन से? तीसरा है, चौथा है और यहाँ पे पांचवा वर्ण भी है। और साथ में सभी स्वर यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे सभी स्वर हैं, 11 के 11 हैं। और अंतस्थ व्यंजन, देखिए अंतस्थ व्यंजन है और एक उष्म व्यंजन जो हकार ध्वनि जिसको कहा गया है, इसी में शामिल रहती है। यानी कि कैसा है? सघोष व्यंजन होता है। तो सभी को समझ में आ चुका है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट, अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे आया है संयुक्त। ठीक है, संयुक्त अक्षर जो होते हैं का उच्चारण। देखिए हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर ध्वनि की 3 रीतियां होती हैं। 3 रीतियां होती हैं, इनको कैसे कैसे बोला जाता है, उनका क्या क्या नाम है, चलिए जान लेते हैं। नंबर 1 है संयुक्त ध्वनियां। ठीक है, उसके बाद है संपृक्त ध्वनियां और नंबर 3 है युग्म ध्वनियां या द्वितीय व्यंजन। देखिए संयुक्त की बात करेंगे, इसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वर रहित होते हैं और एक स्वर के ही सहारे से बोले जाते हैं। उसके बाद है संपृक्त ध्वनियां, 2 व्यंजन के मध्य आने वाला वर्ण। ठीक है, जो आधा होता है, स्वर रहित होता है, उसे संपृक्त ध्वनियां कहते हैं। ठीक है, युग्म या द्वितीय, 2 वर्ण होते हैं, एक तो आधा होता है और एक पूर्ण होता है। और कैसा होता है? समान जाति का होता है, यानी कि एक जैसा दिखने वाला होता है। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट देखिए, यहां पे आ चुका है संयुक्त ध्वनियां। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखी या बोली जाएं, तो वे संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं। क्लियर है? सभी को समझ में आ चुका है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे प्राण, ठीक है, और यहाँ पे देखिए घ्राण होता है, घ्राण। देखिए अब इसको पहचानेंगे कैसे, इसमें आधा क्या है? तो देखिए मैंने अभी आपको पीछे बताया था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे पै, जिसके नीचे आप है रे देख रहे हो, रे तो होता है पूर्ण, और जिसके नीचे लगा होता है वो आधा वर्ण होता है, यानी कि पे आधा है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? आ रहा है। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा? रे आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे रे आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? रे आता है, रे आ रहा है, उसके बाद अन है, तो इसको क्या बन जाएगा? प्राण यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यानी कि क्या होगा? आपको पहला जो वाला वन है, इसको और भी छोटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रे को हम आधा कर देंगे और यहाँ पर यहाँ पे लिख देंगे वर्ण है। तो यहाँ पे क्या कहा गया? जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर एक स्वर के सहारे, तो यहाँ पे कितनी ध्वनियां हैं? 2 ध्वनियां हैं, और किसके सहारे से? एक स्वर के सहारे से बोली या लिखी जाए, उसे संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। तो मलान यहाँ पे शब्द है, प्रवाद है, क्लांत है, ट्रक है, ड्राइवर है, स्टेशन, प्रकर्ष, विरण, ब्रह्म, प्रचार, प्रभात, न्याय, क्यारी, क्यों, पश्चिम। तो ये सभी के शब्द त्योहार, प्यास, स्वागत, ठीक है, स्वाद, कलेश, श्याम, 11, क्रम, प्रिय। तो ये आप देख रहे होंगे सभी के सभी शब्द क्या है? एक शब्द को छोड़कर, देखिए इसको छोड़कर, क्योंकि ये आधा वर्ण कहाँ आ रहा है? मध्य में आ रहा है, इसलिए इसमें नहीं आएगा, ये संपर्क ध्वनिया में आता है। ठीक है, आपको इसमें एक नोट पॉइंट और याद रखना है। जो पहला वर्ण आधा हो, जो पहला वर्ण स्वर रहित होता है, कैसा होता है? स्वर रहित होता है। तो ये सभी उदाहरण किसके होंगे? संयुक्त ध्वनियों के होते हैं, स्वर रहित रहता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये समझ में आ चुका है आपके। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। यहाँ पे है संपर्क ध्वनियां। देखिए नंबर 2 है यहाँ पे संपर्क ध्वनियां, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है संपर्क ध्वनियां, जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो
वे ध्वनियां संप्रक्त ध्वनियां कहलाती हैं। देखिए क्या कहा है, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, संयुक्त कैसे, मेल हो जाए, जैसे हमने एक शब्द लिखा है जन्म लिखा है, देखिए क्या लिखा हमने, एक जन्म लिखा है एक शब्द। अब इसमें देखेंगे आपको जय है और उसके बाद यहाँ पे मध्य में क्या आ रहा है, मध्य में आधा न आ रहा है, ठीक है, और प्लस में, इसे ही संयुक्त कहा जाता है। कोई भी शब्द हो और जिसके मध्य में आधा वर्ण क्या हो, आधा वर्ण हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, संप्रक्त ध्वनियां कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे यहाँ पे संबल लिखा है, देखिए संबल शब्द है, इसमें से पहले है और ब के मध्य में क्या आ रहा है, मैं आ रहा है। देखिए अनुस्वार के रूप में ये क्या होता है, मैं के मध्य में ध्वनियों के साथ मैं ध्वनि संयुक्त हुई है, इसीलिए इसे कहा जाता है संप्रक्त ध्वनियां। तो क्लियर है, समझ में आ चुका है। उसके बाद जैसे कंबल, बंदर, हस्तक्षेप, अल्प, संखक, जन्म, रक्त, आज्ञा, रक्षा, मित्र, बुध। देखिए इसमें द्विज नहीं आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे गलत है क्योंकि ये आता है संयुक्त में। आदि संप्रक्त ध्वनियां होती है। अब देखिए सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं रक्षा की। ठीक है, रक्षा तो यहाँ पे लिखा है, ये दो वर्णों के मेल से बनता है, दो वर्णों के, इसलिए इसे कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। तो किस किस से, आधा से होता है इसमें, ठीक, आधा क्या होता है और यहाँ पे सा होता है। तो कहाँ पे आ रहा है, मध्य रा और सा के मध्य आ रहा है, ये आपकी, इससे पहचान हो जाएगा कि यहाँ पर संपर्क ध्वनि का प्रयोग किया गया है। किसी भी शब्द में आप मध्य में आधा देखेंगे, किसी भी शब्द में मध्य में आधा देखेंगे, तो उससे आप पहचान कर लेंगे कि यहाँ इस ध्वनि का क्या नाम है, तो संपर्क ध्वनि कहलाती है। क्लियर है। देखो यहाँ पे रक्त लिखा है, रक्षा लिखा है, मित्र। देखिए मित्र को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मी है और तय कैसा होता है, तय होता है स्वर रहित। कैसा होता है, स्वर रहित होता है, और र इसमें पूर्ण होता है। तो मध्य में तय आ रहा है, कैसा आ रहा है, आधा। कोई भी हो, अन्य हो, एक जैसा नहीं होना चाहिए। अगर एक जैसा होगा तो ये अन्य ध्वनि में चला जाता है। तो समझ में आ चुका है सभी बच्चों को। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। यहाँ पे लिखा है युग्म या द्वित ध्वनि, द्वित व्यंजन। देखिए इसे कहा जाता है द्वित व्यंजन। जब एक ही ध्वनि द्वित हो जाए तब युग्म ध्वनि कहलाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो आधा वर्ण होता है, जैसे हमने एक लिखा है सिक्का, एक शब्द लिखा है हमने सिक्का, ठीक है। इसमें पहचान क्या करनी है, जो आपके यहाँ पे एक तो होता है एक जैसे दिखने वाला। सबसे पॉइंट तो पहले आपको ये याद रखना है, एक जैसे दिखने वाले। पहला तो होगा स्वर रहित। कैसा होगा, स्वर रहित, या इसको कहा जाए आधा वर्ण। क्या कहा जाए, आधा वर्ण, ठीक है। और उसके बाद उसके जैसा दिखने वाला, इनके समान हो, उसके जैसा दिखने वाला पूर्ण होना चाहिए, उसे कहा जाता है युग्म ध्वनि। ठीक है, चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं युग्म ध्वनि की। जब एक ही ध्वनि द्वित हो जाए तब यह युग्म ध्वनि कहलाती है। ठीक है, अर्थात जब किसी शब्द में एक ही वर्ण दो बार, एक बार आधा और एक बार पूरा आ जाए तो ऐसी स्थिति को वर्ण का द्वित होना कहते हैं। कैसा होगा, दो वर्ण होंगे, एक तो आधा होगा और एक पूर्ण होगा। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द है मन्नत, देखिए यहाँ पे एक तो न आधा है और एक है पूर्ण। दिखने में कैसे, दोनों एक जैसे हैं। दिक्कत में क्या आ रहा है, एक जैसा है बिल्कुल। दिल्ली में ल है, दोनों एक जैसे हैं, एक आधा है एक पूर्ण है। उसके बाद बिल्ली है, मक्का, पिज्जा, पक्का, बच्चा। देखिए दोनों में च आधा है और एक पूर्ण है। चम्मच में मैं है, पत्ता में तय है, सज्जा में जय है, लज्जा में जय है, कप्पू में पै, और रस्सी में सह है, खट्टा में टय है, कद्दू में दय है और गुड्डू में ड है, पट्टी में टय है और मिट्टी में टय, आदि शब्द। तो आपको याद रखना है, जहां पर एक जैसे दिख जाए, एक आधा हो और एक पूर्ण हो, तो वहां पे क्या बनेगा, युग्म ध्वनि वहां पे आती है, यहाँ पे द्वित व्यंजन उसको कहा जाता है। तो आपको द्वित व्यंजन भी याद रखें कि इसी से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये शब्द आएगा द्वित व्यंजन, किस शब्द में द्वित का प्रयोग किया गया है। तो याद रखना है, दोनों एक जैसे होंगे, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित होगा, और एक साथ होंगे। चलिए आगे जानेंगे अगले पॉइंट में। अब चलते हैं बलाघात। देखिए बलाघात क्या होता है,
किसी भी शब्द पर और शब्द में एक विशेष वर्ण जिस पर बल दिया जाता है उसे बलाघात कहा जाता है। बलाघात की डेफिनेशन, जब शब्द बोलते समय अक्षर विशेष तथा वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल पड़ता है उसे बलाघात कहते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द है, हमने यहाँ पे एक शब्द बोला है अपील, ठीक है, और एक में इसमें एक विशेष अक्षर होगा। देखिए अपील बोल रहे हैं, अपील, तो यहाँ पे विशेष बल किस पे दिया गया है? पे दिया, क्योंकि इस पे ये दोनों से बड़ा है। कैसा है? दीर्घ है। इस ये शब्द है और इसमें शब्द विशेष में वर्ण क्या है? वो है पे, और पे मात्रा है दीर्घ ई की। किसकी है? दीर्घ ई की मात्रा है। उसी प्रकार से देखिए बलाघात दो प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है। नंबर एक है शब्द बलाघात। प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय किसी एक अक्षर पर अधिक बल दिया जाता है, उसे कहा जाता है बलाघात। जैसे यहाँ पे लिखा है एक शब्द गिरा, देखिए यहाँ पे गिरा, तो सबसे ज्यादा बल किस पे दिया गया है? गिरा, गिरा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बल किस पे दिया जा रहा है? तो रा यहाँ पे ज्यादा आवाज, क्या आ की आवाज यहाँ पे अधिक आई, गिरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रे आ जाएगा इसमें से। तो विशेष शब्द में जो बल दिया गया है एक वर्ण पे, क्या पे? रा पे दिया गया है। चलिए नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं यहाँ पे। हिंदी भाषा में किसी भी अक्षर पर यदि बल दिया जाए तो इससे अर्थ भेद नहीं होता तथा अर्थ अपने मूल जैसा बना रहता है। आप इसको कितना लंबा खींच लो, गिरा, तो यहाँ पे क्या होगा? इसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। कुछ यहाँ पे उदाहरण है, जैसे अपील, दलील, जाति, मिठाई, नकली आदि। तो सभी को समझ में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है शब्द बलाघात। या देखिए शब्द बलाघात तो हो चुका है, लेकिन वाक्य के अंतर जो शब्द पे बल दिया जाता है, वाक्य बलाघात। हिंदी में वाक्य बलाघात सार्थक है। कैसा हो? अर्थ के सहित होता है। एक ही वाक्य शब्द विशेष पर बल देने से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जब हम किसी भी एक शब्द पे बल देंगे, ठीक है, तो उसमें अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे यहां पे लिखा है रुको मत, ठीक है, यहाँ पे क्या है? रुको मत, यानी कि क्या कहा? जाने के लिए कह दिया है। अगर हमने यहां लगा दिया रुको मत, ठीक है, यहाँ पे रुको मत जाने दो, यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो, तो आपको यहाँ पे ध्यान करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? एक शब्द पे विशेष बल दिया जाएगा जिसमें अर्थ का परिवर्तन हो जाएगा। रुको मत जाने दो, देखिए अब इसमें क्या होगा? रुको मत जाने दो, सिंपली कह दिया जाने के लिए, रुको मत जाने दो। अगर हम इस पे बलाघात लगा देंगे इस शब्द पर, तो क्या होगा? रुकने के लिए कह दिया जाएगा। अगर हम इसको इस पे बल नहीं लगाएंगे, रुको मत जाने दो, देखिए, तो यहाँ पे दो पे बल लगाएंगे तो क्या होगा? इसका अर्थ बदल जाएगा। उसी प्रकार से जिस शब्द पर बल दिया जाता है वह शब्द विशेषण शब्दों के समान दूसरों का निवारण करता है। ठीक है, जैसे कुसुम ने बाजार से आकर खाना खाया। ठीक है, देखिए वाक्य में जिस शब्द पर भी जोर दिया जाता है उसी प्रकार का अर्थ निकलेगा। जैसे कुसुम ने बाजार से आकर खाना खाया, तो किसने खाना खाया है? कुसुम ने खाया है। अगर कहा जाए बाजार से आकर कुसुम ने खाना खाया, तो फिर भी खाना किसने खाया? कुसुम ने। बाजार कौन गया? कुसुम। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। और कुसुम शब्द पर जोर देते ही अर्थ निकलता है कि कुसुम ने ही बाजार से आकर खाना खाया। अगर हम बाजार पे बल देते हैं, बाजार पर जोर देने से अर्थ निकलता है कि कुसुम ने ही बाजार से आकर खाना खाया। ठीक है, कुसुम ने ही
बाजार से आकर खाना खाया। तो सारा प्रभाव किस पे पड़ा है? पूरे वाक्य का कुसुम पे पड़ा है। तो सभी का समझ में आ चुका है। चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। यहाँ पे दिया गया अनुतान। देखिए अनुतान या सुर लहर, इसे कहा जाता है लहजा। क्या इसको लहजा भी कहा जाता है? देखिए भाषा के बोलने में जो आरोह अवरोह, जिसे कहा जाता है उतार चढ़ाव होता है, वही अनुतान कहलाता है। ठीक है। हिंदी में सुर बदलने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे हम सुर बदलते हैं उसका अर्थ भी बदल जाएगा। जैसे अगर कोई बच्चा है, रो रहा है, तो पहले क्या करता है? धीमे धीमे रोता है, फिर तेज रोता है। तो उसका जो रोने का तरीका होता है, उसमें क्या होता है? सुरों का उतार चढ़ाव होता है। उसे कहा जाता है अनुतान या सुर लहर। जैसे जब कोई गीत या मुशायरा गाया पढ़ा जाता है, तो उसमें सुर का जो उतार चढ़ाव होता है, उसे अनुतान कहा जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा हमारा। तो इसमें क्या होगा? जब हम इस गीत को पढ़ेंगे तो उसमें सुरों का उतार चढ़ाव होगा, इससे ही अनुतान कहा जाता है। और यह गीत किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है। चलिए तो यह पॉइंट समझ में आ चुका है, अनुतान किसे कहते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा है संगम। देखिए संगम क्या होता है? संगम होता है किसी का मेल या जोड़ या मिलाप करना। देखिए जैसे यहाँ पे तीन नदियां हैं। ठीक है। यहाँ पे गंगा नदी है और यहाँ पे सरस्वती नदी है। ठीक। और यहाँ पे है यमुना। तो जब इन तीनों नदियां मिल जाती हैं और एक जलधारा बन जाती है, तो इसे कहा जाता है संगम। क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसे कहा जाता है संगम। ठीक है। और यह संगम उत्तर प्रदेश के कहां पे बनता है? संगम प्रयागराज में। ये आपको याद रखना है, प्रयागराज। ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा अलग है, वो जान लेते हैं। संगम का अर्थ मेल, मिलान या मिलाप। ठीक है। परिभाषा, जब एक ही शब्द की दो ध्वनियों के बीच उच्चारण में किए जाने वाले क्षणिक यानी कि थोड़ा समय, क्षणिक विराम को संगम कहते हैं। जब हम थोड़ा सा विराम ले लेते हैं उसे ही संगम कहा जाता है। संगम को एक दूसरा नाम भी है, संगम को संहिता भी कहते हैं। आगे इसे समझने के लिए क्या होगा? प्लस होगा, प्लस का चिन्ह होगा यहाँ पे प्रतीक। संगम को समझने के लिए प्लस चिन्ह दिया गया है। इसमें क्या होगा? इसको जोड़ कर देगा, यहाँ पे जोड़ देगा, मिलान कर देगा, मिलाप कर देगा। जैसे यहाँ पे एक शब्द, एक उदाहरण है, उसके भाई का रण में देहांत तो हो गया। ठीक है। रण कहाँ है? कच्छ का रण। तो ये गुजरात का स्थान का नाम है। तो क्या उसके भाई का रण देहांत में हो गया, एक स्थान में यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ का और रण के बीच क्या हुआ? थोड़ा ठहरना हो चुका है। ठहरना या थोड़ा हम रुके हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पे वाक्य है, उसके भाई किसी कारण नहीं आए। देखिए यहाँ पे कारण हो चुका है, एक स्थान का नाम बन रहा है, लेकिन कारण एक समस्या यहाँ पे बना दी गई है। क्या इसका अर्थ क्या बना? एक समस्या से। ठीक है। तो दोनों के अगर उचित विराम लगेंगे तो इन दोनों का अर्थ बदल जाएगा। इसी ठहराव या विराम को संगम कहते हैं। तो सभी के समझ में आ चुका है। जैसे हमने एक शब्द लिखा है सिरका। देखिए यहाँ पे दो अर्थ बनते हैं सिरका के। सिर का। ठीक है। ये सिरका क्या होता है? सिरका बाल होता है, जिसको बोलते हैं सिरका बाल। अगर हम दूसरा सिरका लिखें, देखिए दूसरा जो है यहाँ पे सिरका, जिसमें हम विराम नहीं लगाएंगे, तो एक सिरका जो होता है गन्ने के रस से बनता है, इसे कहा जाता है अम्ल। क्या होता है? एक अम्ल होता है, अम्ल होता है। ठीक है। क्या होता है? अम्ल होता है। तो यानी कि जब हम इनमें उचित विराम लगा देंगे तो दोनों का यहाँ पे अर्थ अलग अलग हो जाएगा। दिखने में एक जैसे होंगे और उच्चारण भी इनका एक जैसा होगा, लेकिन इनका अर्थ अलग हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आप अगला पॉइंट। कुछ यहाँ पे उदाहरण है, तो उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखिए, मन का।
तो मन का क्या है, मन का होता है माला। क्या होता है, माला होती है। तो माला का मन का क्या होता है, माला का मोती होता है। क्या होता है, मोती होता है। उसी के बाद यहाँ पे मन और यहाँ पे देखिए का लिखा है, इनमें क्या है, क्षणिक विराम है। इनका अर्थ क्या बन जाएगा, मन का भाव। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है जलसा। तो जलसा क्या होता है, एक उत्सव होता है, एक सभा होता है। क्या, सभा या उत्सव। और यहाँ पे जलसा, तो इसका क्या बनेगा, पानी के समान या पानी के जैसा। तो दोनों का अर्थ अलग अलग बन चुका है। उसी के बाद देखिए सिरका। तो सिरका क्या है, एक अम्ल है। अगर हम कहें सिर प्लस का, ठीक है, इसमें हमने क्षणिक विराम लगा दिया है, तो क्या बन जाएगा, सिरका बाल। उसी प्रकार से यहाँ पे असरकारी। देखिए असरकारी का अर्थ जो बनेगा प्रभावशाली से बनेगा, ठीक है, प्रभावशाली। लेकिन अगर हम इसको ए को अलग हटा देंगे तो ए का अर्थ क्या बनेगा, अभाव, गैर, ठीक है, नहीं। तो क्या, इसका अर्थ क्या बनेगा, गैर सरकारी। तो ये समझ में आ चुका है। चलिए कुछ यहाँ पे उदाहरण हो रहे हैं वो देख लेते हैं। मरुभूमि का मैदान जल सा दिखाई देता है, यानी कि जल के जैसा दिखाई देता है। तो यहां भी जल और सा के बीच मौन विराम रखा गया है। आगे देखेंगे, मेरे विद्यालय में आज जलसा है, यानी कि एक सभा है, एक उत्सव है। देखिए यहाँ पे विराम नहीं लगाया गया, तो इसका क्या बन जाएगा, एक उत्सव बन जाएगा, एक सभा बन जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से आप आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है जा पानी ला। क्या कहा है, पानी के लिए कहा जा पानी ला। लेकिन अगर हम इसमें उचित विराम ना लगाए तो क्या बनेगा, जापानी। क्या बन जाएगा, एक देश का नाम बन जाएगा यहाँ पे जापानी। तो सभी के समझ में आ चुका है, उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए यहाँ सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। और आपको यहाँ पे और इंफॉर्मेशन देनी है। देखिए आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए एग्जाम जॉब एक्सपर्ट को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना है, फिर वहां पे आपको अपनी आईडी बनानी है। तो वहां पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, देखिए वीडियो कोर्स वहां पे अवेलेबल है, तो आप वीडियो कोर्स कर सकते हैं। ई बुक नोट्स यहाँ पे है, टेस्ट सीरीज दी गई यहाँ पे, और डेली प्रैक्टिस के लिए क्विज यहाँ पे दिया गया है। और साथ ही आप हमारे साथ किस किस माध्यम से जुड़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप हमारे साथ ज्वाइन विद अस। तो आपको प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इस माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे आप हमारे साथ, वेबसाइट से कॉन्टेक्ट नंबर के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल यहाँ पे है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। और इंस्टाग्राम यहाँ पे आईडी, इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और लिंक्डइन। थैंक यू सो मच।